जय हिंद भाई। क्लास स्टार्ट 25 तारीख से करना था, परंतु कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम के कारण आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों को साइंस विद प्रियंका क्लासेस में स्वागत है। कंटिन्यू वीडियो अब आते रहेगी। बस कुछ समस्याएं आई थी, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स, वो लगभग सोल्व हो चुका है। चलिए ध्यान देखिएगा, ये आपके पीछे जो ये तस्वीर दिख रहा है, ये मेरी सिस्टर की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसी के नाम पे जो साइंस विद प्रियंका क्लासेस है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा था, उससे पहले जब मैं उसमें कुछ नहीं पढ़ा रहा था, तो इन्हीं का मोटिवेशन था कि नहीं पढ़ाओ पढ़ाओ। मेरे पास जानकारी अच्छा तो तैयारी था ठीक, परंतु वो एक तरह से लगता था क्या पढ़ा सकेंगे, हम नहीं पढ़ा सकेंगे किसी को, ये थोड़ा डर हमेशा रहता था। और घर की समस्याएं थी पैसे को लेकर के, और इसका प्रेशर कि नहीं पढ़ाओ, वो सब दिक्कत ख़त्म होगा, पैसा का जो भी टेंशन है। तो इन्हीं के बाद पे मैंने ऑफलाइन पहले पढ़ाना शुरू किया था, लगभग 2015 की बात, 2014 या 15 की बात है। तो उसके बाद से मैं धीरे धीरे ऑफलाइन में पढ़ाते लगभग 5 से 6 साल ऑफलाइन क्लास पढ़ाया था। उसके बाद हमारे बिहार पुलिस में जॉब हो गई, तो अभी मैं बिहार पुलिस में ही कार्यरत हूँ। ड्यूटी से बचे जो भी समय मिलता है उसमें अपना तैयारी करते हुए आप लोगों के लिए क्लास लाया। यदि आप YouTube पे सर्च कीजिएगा साइंस विद प्रियंका क्लासेस, तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जा करके यहाँ पर सब्सक्राइब करना है और रेगुलर वीडियो देखना है। सब्सक्राइब वो ज़रूरी नहीं है, बस आपको यदि अच्छा लगता हो तो कीजिएगा, अन्यथा कोई ज़रूरी वो सब चीज़ का नहीं है। आपको ठीक लगे, आपको समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना है। ऐसा नहीं कि बस हाँ सब्सक्राइब करके बैठे हैं, वो कोई मायने नहीं रखता, ना मेरे लिए मायने रखता है ना आपके लिए मायने रखता है। हम यदि समझा पा रहे हैं सही से तो आप क्लास कीजिए, अन्यथा वो सब का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ध्यान से कि अब जो सिलेबस जो चलेगा, ये बैच है, ये एक फाउंडेशन बैच होगा अभी तत्कालिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए, कि जो भी एक दिवसीय एग्ज़ाम है, BPSC हो, उसके बाद SI हो, स्टेट पुलिस हो, उसके बाद SSC, BSSC, जितने भी एग्ज़ाम्स SSC, सभी एग्ज़ाम के लिए एक फाउंडेशन बैच है। उसके बाद यदि समय मिलता है तो बारी बारी से जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए मैं कंप्लीट रूप से उसका बैच दूंगा, परंतु अभी संभव मेरे लिए नहीं है। तत्काल सिर्फ फाउंडेशन बैच अभी चलेगी। तो चलिए, और यह जो बैच है यह सिर्फ साइंस का चलेगा अभी, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है और तैयारी भी मेरा साइंस का ही अच्छा है। साइंस और मैथ का है, परंतु मैथ का भी नहीं दे सकेंगे हम, सिर्फ साइंस का भी चलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। साइंस में जो अभी स्टार्टिंग होगा वो बायो होगा। चलिए बायोलॉजी, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। नॉर्मली इसमें समझने का कोशिश करेंगे, बारी बारी देखिए, समझते जाएंगे डीप भी जाएंगे। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जैसे कि हाँ मैं ऊपर निकल जाऊंगा। जो भी चैप्टर होगा सब में डीप जाएंगे। हाँ, ऐसा डीप नहीं कि बस सिर्फ लिखा दिए कहानी खत्म हो गया। जो समझ में नहीं आता हो, जैसे आज जो क्लास चला, जो समझ में नहीं आ रहा, आज आप कमेंट में कीजिएगा, पूछिएगा, या तो हमारा पर्सनल नंबर दिया जाएगा, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला दिन का जो चैप्टर शुरू होगा, पहले जो आज का था वो पहले समझा देंगे, उसी के बाद अगला दिन का चैप्टर शुरू होगा। जो भी हो 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा पर डे, बैक वाला जो पीछे जो भी समस्या आपको वो समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, समझिए ध्यान से। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री चलेगा, फिर उसके बाद फिजिक्स चलेगा। ठीक है, यदि समय मिलता है तो सुबह बायोलॉजी हो जाएगा और शाम केमिस्ट्री होगा, वो समय पे डिपेंड है, लेकिन बायोलॉजी कंटिन्यू चलेगा। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये जीव विज्ञान जो है, यदि इसका हम यदि संधि विच्छेद करते हैं, जीव प्लस विज्ञान। पहले नॉर्मली ये चीज समझिए, विज्ञान क्या चीज है। विज्ञान मतलब किसी भी चीज के बारे में हम अगर दी सही रूप से अध्ययन, उसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना चाहेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, तो वो विज्ञान कहलाता है। कोई भी मैटर हो, कुछ भी हो, समझिएगा ध्यान से, किसी के बीच अगर विवाद भी हो रहा हो, यदि उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का विवाद है, किस प्रकार क्या चीज है, उसे विज्ञान कहेंगे। वो कैसा विज्ञान हुआ, वो समाज के अंतर्गत का विज्ञान हुआ, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम, सामाजिक विज्ञान। एक तरह से जो बोर्ड पे जो हम लिख रहे हैं, ये क्यों लिखा जा रहा है, हाथों पे लिख रहे हैं, नहीं लिखा जा रहा है,
इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। यदि हम जो अभी हम बोल रहे हैं या आपके कानों तक आवाज़ जा रही है, हमें नहीं पता आप कहाँ से सुन रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, लेकिन आपके पास आवाज़ जा रही है, तो यदि आप इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहें क्यों आवाज़ जा रही है, किस कारण से आवाज़ जा रही है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, विज्ञान कहेंगे। इसका मतलब ये कोई भी कार्य हो रहा उसमें आप क्यों लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप विज्ञान के प्रति आप जागरूक हैं और वह विज्ञान का आप अध्ययन कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के बारे में विशेषतम ज्ञान विज्ञान कहलाता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो इसका मतलब जो विज्ञान है, ये जो विशेष ज्ञान है, ये किसके प्रति है, जीवों के प्रति है। किसके प्रति है, जीवों के प्रति है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, जीव विज्ञान। तो अब एक बात समझिएगा, ये जीव है क्या चीज़। देखिए हर पॉइंट, जो भी मेरे पास पॉइंट आएगा उसको सोल्व करते 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 आगे बढ़ेंगे। हम तो ये समझ चुके हैं कि विज्ञान क्या चीज़ है, विशेषतम ज्ञान किसी भी चीज़ के प्रति। अब यहाँ किसके प्रति विशेषतम ज्ञान प्राप्त करना है हमको, जीवों के प्रति। तो पहले मेरा दायित्व यह बनता है कि जीव क्या चीज़ है उसके बारे में हम समझेंगे। समझिएगा ध्यान से, कोई भी आदमी अगर डेथ कर जाता है, मर जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, पहले देखो उसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या चीज़ है कि जो जिंदा हो उसके लिए सांस जरूरी है। इसका मतलब जिसका सांसें रुक जाएगी वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, वो निर्जीव हो जाएगा। ठीक है, मुख्य पहला कारण क्या होगा, श्वसन। धीरे धीरे कारण पता चलेगा जीव का और निर्जीव का। समझिए ध्यान से, वह श्वसन नहीं करेगा जो मर जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, क्या जो मर गया है वो पोषण करेगा। पोषण मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज खाएगा, कोई भी चीज खा पाएगा जो मर गया। मरे हुए व्यक्ति कुछ खाते हुए देखें अभी तक, यदि मरे हुए व्यक्ति कुछ खा ले, आप लोग वहां नहीं रहिएगा। अब उसके बाद समझिएगा, चलिए अब देखिए, जब यह पोषण नहीं कर पाएगा तो यह क्या पाचन कर पाएगा। हाँ, क्या कि उसके मुंह में जो डेट कर गया है उसके मुंह में डाल दीजिए, उसको पूरा जबरदस्ती अंदर दे दीजिए सही मुंह के अंदर, क्या वो पच जाएगा भोजन, नहीं पचा पाएगा वो। कोई भी डेट कर गया है वह ना ही श्वसन कर सकता है, ना पोषण कर सकता है, ना पाचन कर सकता है। और चौथा प्रजनन, प्रजनन कर पाएगा वो, नहीं कर पाएगा। समझ लीजिए एक तरह से कि अगर नॉर्मल एक तरह से वो जो निर्जीव जो है, जो व्यक्ति डेट कर गया, उसमें इस बोर्ड में कोई अंतर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी श्वसन नहीं कर पा रहा है, ये भी पोषण नहीं कर पा रहा है, ये भी पाचन नहीं कर पा रहा है, ये भी प्रजनन नहीं कर पा रहा। प्रजनन मतलब क्या, अपने अनुरूप नए जीव का निर्माण। अगर यदि यह बोर्ड प्रजनन कर पाता तो 8-10 गो बोर्ड हमारे पास हो जाता, 10-15 लाख तो इससे कमाई हो जाता हमारे पास। ठीक है, यह प्रजनन नहीं कर पाएगा, जो डेट कर गया है निर्जीव, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब समझिएगा, क्या यह वृद्धि कर पाएगा। ठीक है, जो जीव नहीं है वह वृद्धि कर पाएगा। हाँ, ये है, जैसे इसको हम छोड़ देंगे तो क्या कल सुबह तक में इतना बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। ये क्या है, निर्जीव है, ये भी श्वसन नहीं कर पा रहा, पोषण नहीं कर पा रहा, भोजन नहीं कर पा रहा, प्रजनन नहीं कर पा रहा, वृद्धि कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हम लोग क्या है, वृद्धि कर रहे हैं, हम लोग श्वसन सांस ले रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसको पचा भी रहे हैं, और प्रजनन प्रक्रिया भी हम लोग के द्वारा संपादित होता है, और वृद्धि भी हो रहे हैं। स्टार्टिंग में बहुत छोटे थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हुए। हम लोग जीवों वाले सभी लक्षण हम लोग में, लेकिन इनमें जीवों वाले लक्षण नहीं है। एक और चीज होता है स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन मतलब समझिएगा, स्थान का परिवर्तन, एक स्थान से हम बोलते बोलते यहाँ तक आगे समझाते समझाते यहाँ, ठीक ना, और उसके बाद क्या होगा, समझाते समझाते हम धीरे धीरे हम इधर आ गए। ठीक है, तो हम स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, वहां से हम यहाँ आ सकते हैं, लेकिन क्या यह अपने मन से स्थान परिवर्तन हो सकता है? हम अपने मन से हो सकते हैं, लेकिन अपने मन से स्थान परिवर्तन कर सकता है? यह नहीं कर सकता है। तो जीवों में सभी लक्षण पाए जाते हैं, और बहुत प्रकार के लक्षण हैं। मुख्य मुख्य लक्षण ये होता है। हिंदी के आधार पर समझना बड़ा आसान है। अब आते हैं इंग्लिश में, ये भी आसान है, कोई हार्ड नहीं है। इसको यदि बायोलॉजी पे जब तोड़ते हैं तो इसको एक तरह तोड़ सकते हैं, BIOS, बायोस प्लस लोगोस के रूप में। बात वही होगा। बायोस का मतलब होता है जीव, बायोस का मतलब होता है जीव, या इसको तरह से लिविंग्स कह सकते हैं। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यदि ठीक है। अब लिविंग का मतलब क्या होता है, वही जीव या सजीव। स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन। इसका मतलब ये, इसका भी तो बात मतलब वही हो गया ना, कि जीवों के बारे में अध्ययन करना।
क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। सेम बात है, यहाँ भी वही चीज है। अब समझिएगा, एक और चीज में प्रश्न में पूछा जाता है कि यह जो बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी जो वर्ड है, यह किसके द्वारा दिया गया है? समझिएगा ध्यान से। पहली बार ये बायोलॉजी कौन बोला, बायोलॉजी ये कौन लिखा था? तो समझिएगा यहाँ पर ये जो बायोलॉजी वर्ड है, सबसे पहली बार लैमार्क साहब, लैमार्क साहब ने लिखा था। एक किस भाषा से लिया गया था? जैसे देखिए, जीव विज्ञान क्या था, हिंदी भाषा से है। उसी तरह से बायोलॉजी जो है किस भाषा से है? तो यह है ग्रीक भाषा से लिया गया था। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया था। तो ये लैमार्क साहब वही लैमार्क साहब हैं जिन्होंने जीव को बाद में, अभी तो नहीं, ये तो अभी प्रक्रिया ऐसे चलेगी, बाद में इन्होंने भी खोज किया, इन्होंने संशोधित किया। इन्होंने दो ग्रुप में जीवों को बांटा था, एक कशेरुकी में, एक अकशेरुकी में। कशेरुकी मतलब जकरा पास रीढ़ का हड्डी होगा वो होगा कशेरुकी, जकरा पास रीढ़ का हड्डी न होगा वो अकशेरुकी होगा। नॉर्मल समझिएगा, जैसे मानव हम लोग के पास रीढ़ का हड्डी है, जिसे बैकबोन कहते हैं, वो हम लोग कशेरुकी में हुए। गाय भैंस जितना भी है, कुत्ता, सांप में भी देखिएगा उसमें रीढ़ की हड्डी निकलती है। मछली में भी कांटा जो निकलता है रीढ़ वाला, वो रीढ़ की हड्डी उसमें पाई जाती है। लेकिन हाँ, किसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है? घोंगा में नहीं पाया जाता है, उसके बाद ऑक्टोपस में नहीं पाया जाता है, केचुआ में नहीं पाया जाता है। तो अकशेरुकी हुई, ठीक ना। कशेरुकी जीव क्या होता है? खड़े होकर के चल सकता है। अकशेरुकी जीव के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होने के कारण क्या करता है? वो रेंगता है। चलिए, अब यहाँ तक तो एक तरह से लैमार्क साहब बायोलॉजी टर्म दे दिए। उससे ये हमको निकला कि जीवों के बारे में अध्ययन करना। तो अब हम ये समझेंगे, ये भी बता चुके हैं कि जीव किसको कहते हैं, ये समझा चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक वर्ड था, अब इसके बारे में अध्ययन कौन करेगा? तो जीव के बारे में अध्ययन करने के लिए आए थे। सबसे पहले इसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये किए थे कार्ल लिनियस साहब ने। कौन किए थे? कार्ल लिनियस साहब ने, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। ठीक ना, सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी मतलब है, सिस्टम मतलब क्या आता है? नियम। नेचर मतलब क्या आता है? प्रकृति। और यदि हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम नाम करके एक बुक लिखे थे, जिसमें इन्होंने बताया कि जीव मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इसका कहने का मतलब क्या था कि जीव मुख्यतः दो प्रकार का होता है? यह अपने आधार पर जो व्याख्या किए थे उसमें चले, कौन सा था? उन्होंने अपने आधार पर जो व्याख्या किया था, किसके बारे में? जीव के बारे में जो व्याख्या किया, वो एक तरह से वो उस समय, इसके समय में जितने भी जीव थे, जिसमें उसको लगा कि श्वसन कर रहा है, भोजन कर रहा है, प्रजनन कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, जो ऐसा टाइप्स का लगा, उनको लगा ये जीव है, ठीक ना। उसको ये बस कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं किए थे, उसको क्या किए थे? दो भाग में वो बांट दिए थे। एक भाग में उसको रखा जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकता हो, एक भाग में उसको रखा जो स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता। अब नॉर्मली आप यह समझ सकते हैं कि कौन स्थान परिवर्तन, हम लोग क्या करते हैं? स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। हम लोग हुए, गाय बकरी जो भी है, जानवर कोई भी हो, ये सब क्या स्थान परिवर्तन कर सकता है? पौधे स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने दो ग्रुप में बांटे थे। कार्ल लिनियस साहब का एक ही काम था कि वो दो ग्रुप में बांटे थे। कौन कौन ग्रुप? पहला ग्रुप जो था उनका नाम रखे थे उन्होंने जंतु, दूसरा ग्रुप पादप, ठीक है। यह जो पहली बार जो कोई जीव को बांटने का काम इन्होंने ही किया था, ठीक है। इन्हीं के इसी के कारण इन्हें कार्ल लिनियस साहब को आधुनिक
वर्गीकी का पिता कहा जाता है, यही क्लासिफिकेशन के कारण। और इस वर्गीकी के बारे में अध्ययन करना, अगर यदि हम किस क्लासिफिकेशन के बारे में, अच्छा क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, वर्गीकरण क्यों किया जाता है? देखिए वर्गीकरण करने से क्या होता है, किसी भी चीज को हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। नॉर्मली एक बात समझिएगा, हम लोग क्या थे कि पहला वर्ग पढ़े, दूसरा वर्ग पढ़े, तीसरा वर्ग पढ़े, इसी तरह 12वीं वर्ग तक जैसे आए। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए क्या गया कि हम बारी बारी से अध्ययन करते 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 हम आगे बढ़ेंगे। यदि हमको डायरेक्टली 10वीं वर्ग में दे दिया तो क्या हमको समझ में आता कोई भी चीज का? नहीं। एक किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध विशेष रूप से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बारी बारी से हम उसको क्या करते हैं, वर्ग में बांटते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए हम जंतु जगत में जैसे आएंगे तो जंतु जगत में क्या आएगा, कोई भी जानवर आएगा, जानवर आएगा, मानव आएगा, जो भी है। ठीक है। ऐसे मानव भी एक तरह से जानवर ही है। अब पादप में क्या आ जाएगा, पौधा आ जाएगा, यही आएगा ना। तो एक तरह से अगर हम पादप के बारे में अध्ययन करेंगे सब पौधा के बारे में पढ़ेंगे, जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे सभी मानव जितना भी जानवर सब है, जैसे देखिए गाय, घोड़ा, जितना भी है, जिराफ, ऊंट, जो भी देखें उस सबके बारे में जंतु का अध्ययन करेंगे तो सबका अध्ययन होगा। वर्गीकरण में इसलिए बांटना पड़ता है कि जो उसके बारे में अध्ययन सही से हो सके। चलिए ध्यान से, अगर इसी देखिए वर्गीकरण का जो अध्ययन है, अध्ययन क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी कहलाता है। वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनोमी कहलाता है। समझिए ध्यान से, कार्ल लिनियस साहब को आधुनिक वर्गीकरण का पिता इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार इन्होंने ही जीव को 2 भागों में बांटा था। चलिए अब आगे इसी में देखते हैं। अब हमारे पास क्या नया पॉइंट क्या मिला, एक जंतु एक पादप, बस ये 2 नया पॉइंट मिला है। चलिए ध्यान से देखते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जो मिला है उसके बारे में हम जानकारी हम प्राप्त करना चाहेंगे, जो मिला उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब मिला है कौन, तो जंतु। अब जंतु के बारे में अध्ययन शुरू करेगा, जो मिलेगा उसी पे अध्ययन होगा ना। अब आगे जो वैज्ञानिक था उसके पास आया जंतु और पादप, 2 टर्म आया। तो कोई वैज्ञानिक थे जो जंतु के बारे में अध्ययन किए, कोई वैज्ञानिक थे पादप के बारे में अध्ययन किए। जो जंतु के बारे में अध्ययन किए तो इस प्रक्रिया इसको क्या कहा गया, जंतु विज्ञान। जंतु के बारे में अध्ययन करना यानी उसके बारे में विशेष जानकारी की प्राप्त करना क्या कहलाया, जंतु विज्ञान कहलाया। तो जंतु विज्ञान का इंग्लिश क्या हो जाएगा, जूलॉजी, जी भाई जूलॉजी। अब वही एक और वैज्ञानिक है, उन्होंने पादप के बारे में विशेष अध्ययन किया, तो जिसके बारे में विशेष अध्ययन हुआ विज्ञान कहला जाएगा। तो पादप के बारे में विशेष अध्ययन तो क्या कहलाएगा, पादप विज्ञान कहलाएगा, जिसे क्या कहा जाता है, बोटनी। चलिए तो बोटनी। अब कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने जंतु के बारे में विशेष अध्ययन किया सबसे ज्यादा, तो उस समय जंतु के बारे में सबसे विशेष रूप से अध्ययन किए थे अरस्तु साहब ने। वही इंग्लिश में नाम हो जाएगा एरिस्टोटल, ARISTOTAL। मतलब समझे ना, एक तरह से हम लोग क्या होता है कि दिल्ली, हिंदी में दिल्ली, अंग्रेजी में क्या आता है, दिल्ली। उसी तरह से वर्ड का चेंजिंग होता है, हिंदी में अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल। ठीक है। यह क्या कहते हैं, जंतु के बारे में विशेष अध्ययन किए थे सबसे पहले, यह वैज्ञानिक थे। उसके बाद पादप के बारे में जो विशेष अध्ययन किए थे वो वैज्ञानिक थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस साहब। चलिए, जंतु के बारे में विशेष अध्ययन कौन किए थे, अरस्तु साहब। और पादप के बारे में थियोफ्रेस्टस साहब। इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम। हिस्टोरिया एनिमिलियम मतलब क्या हुआ, हिस्टोरिया मतलब हुआ इतिहास, एनिमिलियम मतलब हुआ जंतु। ठीक है। इसका मतलब हिंदी में इसका क्या नाम हो जाएगा, जंतु का इतिहास। जंतु का इतिहास नाम करके एक बुक लिखा था, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के जीवों का वर्णन किए थे। जीवों का नहीं, सॉरी, जंतु का। जीवों में तो दोनों आ जाएगा, पादप जंतु दोनों। 500 प्रकार के जंतु का व्याख्या किए थे, अध्ययन किए थे। इसी कारण से इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है।
या जो इन्होंने जो बुक लिखे थे हिस्टोरिया एनिमिलियम, और उसमें 500 प्रकार के जंतुओं का जो व्याख्या किए थे, उस समय ऐसा कोई नहीं किया था, जिसके कारण उस समय इसको क्या किस पद से नवाजा गया था? इसको जंतु विज्ञान के जनक के रूप में नवाजा गया था। किसको? अरस्तु साहब को। अब देखिए ध्यान से, अब इनको एक तरह से बुक देखा है या थियोफ्रेस्टस साहब लिखते हुए कि उन्होंने जो है जंतु के बारे में, जंतु के इतिहास लिखा। तो अब ये व्याख्या कर रहा था पादप के बारे में, तो यो अपना एक बुक लिखेगा, वो पादप का इतिहास, क्या ये जंतु के व्याख्या कर रहा था, जंतु के इतिहास को बुक लिखा। अब वो पौधे का अध्ययन करके उन्होंने पौधे के बारे में विशेष बताना चाह रहा था, तो उन्होंने एक और बुक लिखा। उस बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटिनम। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? पादप का इतिहास। मतलब समझ लीजिए, जो जिसके बारे में अध्ययन किया उसके इतिहास के बारे में वर्णन किया। अरस्तु साहब ने जंतु के बारे में अध्ययन किया, तो उन्होंने क्या किया? जंतु का इतिहास लिखा। आप जो पादप के बारे में अध्ययन किया इन्होंने, तो पादप का इतिहास लिखा। ये जब 500 जंतु के बारे में वर्णन किया था, तो थियोफ्रेस्टस साहब भी 500 के बारे में वर्णन किया। कहा है, देखा कि इतना काम किया है, तो इसको जंतु विज्ञान का पिता कह दिया है, तो इसका कि हमरो कैसे कहेगा? तो यो सेम प्रक्रिया इसी के तरह लगभग अपना ली है, बस खाली अपने क्षेत्र में अपनाए। तो जिसके कारण से इनको भी दिया गया, कैसे हम काम करिए दिया, यो जंतु बारे में इतना किया तो उसको जनक कहा गया, तो ये भी कर रहा है तो इसको भी जनक कहा जाएगा। तो इसको भी एक तरह से क्या कहा गया कि पादप विज्ञान का जनक कहा गया। थियोफ्रेस्टस साहब को पादप विज्ञान का जनक कहा गया। तो अभी तक तो हमारे बीच क्या क्या आया है? जंतु विज्ञान आया है और पादप विज्ञान आया है। ठीक है, यहाँ तक तो 2 ग्रुप में बटा हुआ था। तो एक तरह से ये ग्रुप उस तरह से था जिसको हम जंतु को हम सही रूप से आराम से देख सकते, खुली आंखों से हम देख पा रहे थे। इन दोनों को जैसा जो चीज दिखा उसके बारे में ये व्याख्या किए। कार्ल लिनियस साहब ने 2 ग्रुप में सिर्फ बांट दिए, और दोनों ग्रुप का अलग अलग से व्याख्या कौन कौन किए? अरस्तु साहब। चलिए, अभी तक जो भी वर्णन हुआ है वैसे जीवों का वर्णन हुआ है जिसको हम खुली आंखों से देख पाए। खुली आंखों से मतलब डायरेक्टली हम आंख से देख पा रहे हैं, किसी चीज की सहायता हमको लेना नहीं पड़ रहा था। कौन कौन से जीव का वर्णन हुआ था? कार्ल लिनियस साहब ने 2 तरह से किए थे, एक जो चल फिर रहे थे, एक जो नहीं चल पा रहे थे। जो चल फिर रहे थे उसको क्या कहे उन्होंने? जंतु, और जो नहीं चल पा रहे थे उसको क्या कहते? पादप। ठीक है, एक बार और वर्णन कर ले। जो जंतु के बारे में विशेष अध्ययन कौन किए थे? अरस्तु साहब ने किए थे। उन्होंने क्या था? हिस्टोरिया एनिमिलिया नाम का एक बुक लिखा था, जिसमें 500 प्रकार के जीवों का वर्णन किया था, जिसके कारण इन्हें क्या कहा गया था? जंतु विज्ञान का जनक कहा गया था। जंतु विज्ञान का जनक कहा गया था किसको? अरस्तु साहब को। अरस्तु साहब को कहा गया था। देखिए, अरस्तु साहब को इसी के कारण से 2 उपाधि मिली थी। एक जंतु विज्ञान का भी जनक इनको कहा जाता है, एक ऑल टू ऑल जो जीव विज्ञान टोटल है, कुल जीव विज्ञान का टोटल का जनक इन्हीं को कहा जाता है। जीव विज्ञान का भी जनक इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो अरस्तु साहब है उनको दो का जनक कहा जाता है। एक जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अभी तक हमारे नजर में कौन कौन से थे? पादप और जंतु थे जो दिख पा रहे थे। इसके बाद आए एंटनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने। तो वह जब आए, जब वो उसके बारे में एक वर्णन है कि वो अपने बगीचे में एक तरह से समझ लीजिए वो पौधे लगा रहे थे। पौधे लगाने के दौरान उसके नाखून में जो है ना मिट्टी फंस जाता है। तो नाखून में जो मिट्टी फंसा था, तो वो क्या किए, उस मिट्टी के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। उसको लगा कि जिस तरह के नाखून में मिट्टी जो हम लोग को फंसता है ना, इस नाखून में मिट्टी फंसने के बाद तो वो क्या किए, उस मिट्टी को निकाल करके नाखून से, उस मिट्टी को अपने द्वारा निर्मित जो सूक्ष्मदर्शी था उसमें उन्होंने डाल करके उसमें देखना चाहा। जब देख रहे थे उस समय क्या उसको दिखा कि इस तरह से ये छोटे छोटे जीव दिखा, बहुत छोटे छोटे, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, सूक्ष्मदर्शी के साथ देख पाएंगे। ये छोटा छोटा जो जीव है यह क्या कर रहा था कि हरकत कर रहा था। देख रहे हैं, हरकत कर रहा है। ठीक ना, इसी प्रकार से जीव था। ठीक है, और इस तरह से देखने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि कोई वैसी दुनिया का भी दर्शन किया हो जिसको हम आंखों से नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, वह जीव कैसा जीव था? वह जीव बहुत छोटा था। बहुत छोटा था, इसका मतलब क्या था? सूक्ष्म था। कैसा जीव था? सूक्ष्म जीव था। जीव क्यों कहा गया है? क्योंकि वह हरकत भी कर रहा था, स्थान गमन भी कर रहा था। वह क्या करता है? भोजन भी ग्रहण करता है। ठीक है, उस समय जो वो देखे थे ना,
तो वो जो उसको पता नहीं था कि कौन सा जीव है, ठीक ना। तो उसके बाद उसे पता चला कि वह एक जीवाणु है, वह एक क्या है, बैक्टीरिया है। और वैसे वैसे सूक्ष्म जीव बहुत हैं, वैसे वैसे सूक्ष्म जीव बहुत हैं। जैसे कि आप वायरस का नाम सुने होंगे, अमीबा का नाम सुने होंगे, पैरामीशियम का नाम सुने होंगे। इस तरह से बहुत प्रकार के तो सूक्ष्म जीव हैं जो कि इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। यह सूक्ष्म जीव के बारे में कौन बताए, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने। अभी तत्काल सिर्फ हम याद रखेंगे लीवेनहॉक। लीवेनहॉक, ठीक है, इन्होंने इनका खोज किया था, ठीक है, जिसके कारण से इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जिससे देखिएगा ध्यान से, एक सूक्ष्म जीव का के बारे में कौन वर्णन किए, लीवेनहॉक साहब ने वर्णन किए। अब सूक्ष्म जीव के बारे में यदि विशेष रूप से हम अध्ययन करना चाहेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान। जैसे कि हम जब पादप के बारे में विशेष अध्ययन किए तो उसको क्या कह दिए, हम पादप विज्ञान कह दिए, ठीक है। और जंतु के बारे में विशेष अध्ययन किए तो उसको क्या कह दिए, हम जंतु विज्ञान कहेंगे। उसी तरह से सूक्ष्म जीव जो इसका खोज लीवेनहॉक साहब ने किए थे, उसके बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहेंगे, ठीक है। विज्ञान का मतलब ये होता है गहन अध्ययन। तो ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में पहली बार वर्णन कौन किए थे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, जिसके कारण उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बाद में जब सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में और सब वैज्ञानिक सब सर्च करना शुरू किए तो बाद में पता चला सबको कि क्या क्या आता है। एक तरह से अब जीवाणु पाया जाता है, आप विषाणु का नाम सुने होंगे। थोड़ा जानते हैं कंफ्यूजन होता है हिंदी इंग्लिश लेकर के। यह जो जीवाणु होता है ना, इसको बैक्टीरिया कहा जाता है, विषाणु को वायरस कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा समस्या होती थी जब शुरू में पढ़ते थे, तो सोच रहे थे क्या कि विषाणु और वायरस दोनों अलग अलग है, जीवाणु और बैक्टीरिया सब अलग अलग है, 4 को मान लेते थे। लेकिन ऐसा बात नहीं, इंग्लिश भी याद करना है, हिंदी भी याद करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछता है। तो जीवाणु के बारे में याद करना है बैक्टीरिया है, अब विषाणु के बारे में याद करना क्या है, एक वायरस है, ठीक है। यहीं से एक तरह से एक और विज्ञान, एक तरह से विज्ञान के एक और पार्ट का निर्माण हुआ। वह पार्ट क्या कहलाया, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, सब मिला करके कुल मिला करके जो बायोलॉजी जो था, जीव विज्ञान जो टर्म था, जीव विज्ञान, बायोलॉजी मुख्य रूप से कितने रूप में विभक्त हो चुके हैं, अब सबका व्याख्या भी हो चुका है। एक क्या हुआ, जंतु विज्ञान, जिसमें हम जानवरों के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा क्या हुआ, पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जूलॉजी। देखिए एक तरह से एक, और पादप विज्ञान क्या हो जाएगा, बॉटनी। उसके बाद एक और विज्ञान का निर्माण हुआ, किसका, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म मतलब छोटा, जीव मतलब जीव, विज्ञान मतलब इस पर अध्ययन होना, ठीक है। और जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब ही छोटा होता है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से कि याद करने का ये कंफ्यूजन वहां तो कंफर्म हो जाता है कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बायोलॉजी मतलब क्या हुआ कि जो है उसके बारे में अध्ययन करना, जीव के बारे में अध्ययन करना। उसके बाद ये दोनों में कंफ्यूजन होता है कि जूलॉजी बोटनी में कौन पादप है कौन जंतु है। ध्यान इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ZOO जू मतलब होता है चिड़ियाघर, ठीक है। और चिड़ियाघर हम लोग क्या चीज देखने के लिए जाते हैं, चिड़ियाघर में जो हम लोग देखने के लिए जाते हैं मुख्य रूप से क्या देखने के लिए जाते हैं, यही सब देखने के लिए जाते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए चिड़ियाघर में हम यही सब जंतु देखने के लिए जाते हैं, ये सब जंतु सबको देखने के लिए जाते हैं ना। ये जो जंतु सब है ये सबको देखने के लिए जाते हैं, हाथी जाते हैं देखने के लिए, जिराफ देखने के लिए, बाघ शेर सब कुछ देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे हमको याद रखना है कि जू मतलब होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया यह क्या कहलाएगा, जंतु विज्ञान। बॉटनी मतलब क्या हो गया, पादप विज्ञान। और उसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब क्या हो गया, माइक्रोबायोलॉजी। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों का हम व्याख्या करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे, अब इसमें से जो हम पहले हम स्टार्ट करेंगे ये जंतु विज्ञान का स्टार्ट करेंगे, उसके बाद होगा पादप विज्ञान होगा, उसके बाद होगा
सूक्ष्म जीव विज्ञान होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। कल से फिर जो क्लास चैप्टर स्टार्ट होगा उसके बारे में बारी बारी व्याख्या होते जाएगा। आज जो भी समस्या आपको नजर आया हो, जो भी दिक्कत हुआ हो, ठीक है, वो आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जो समझ नहीं आया हो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। कल मैं सबसे पहले उसी का क्लियर करूंगा, उसके बाद जो चैप्टर होगा आगे उसके बारे में बताऊंगा। आज पहला डे है, थोड़ा डर टाइप्स का रहता है, थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट होती है। धीरे धीरे ये भी कम होगा, क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, पहली बार ऑनलाइन क्लास चलाने के कारण ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है। वो समस्या धीरे धीरे खत्म होगी। ठीक है, जय हिंद।